प्रिय बालाजी, स्वागत है आप सभी के गुरुकुल आश्रम के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। और आप है क्लास 10th के प्यारे से बच्चे। आज प्रिय बालाजी हम लोग फिजिक्स का लेक्चर नंबर 2 शूट करेंगे। आपको थोड़ा मन में ख्याल आते होंगे, सर अपना सिलेबस थोड़ा स्लो चल रहा है। टेंशन मत लीजिए, अब धीरे धीरे आपका हम लोग रफ्तार पकड़ेंगे। आपका परीक्षा भी निकल गया है। अभी देख रहे हैं बच्चे बहुत सारे अपने काम में बिजी हैं। बहुत सारे हम लोग, क्योंकि बच्चे जो बिहार से हैं, बिहार में बहुत सारे बच्चे आर्थिक स्थिति हमें ऐसी है कि हम लोग को बहुत सारे काम करना पड़ता है। तो अभी आपकी गेहूँ की फसल की कटाई चल रही है, थोड़ा उसको जल्दी से निपटिए, उसमें जल्दी से काम को ख़त्म कीजिए और फिर से आइए, एक बार पढ़ना है। और इस बीच में थोड़ा थोड़ा आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके काम तो ही है और हम भी देख रहे हैं काम होता है अपने पास। लेकिन उसमें जो भी समय आपका बचता है आप उसमें निकाल के थोड़ा सा रिवाइज करते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। हम लोग मैथमेटिक्स में ठीक चल रहे हैं ऑफलाइन में। और ऑनलाइन के छात्र से मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो वीडियो इस बच्चे को देख रहे होंगे, आप प्ले लिस्ट में जाइएगा। बहुत सारे वीडियो मेरे प्ले लिस्ट में पड़े हैं। आपका संस्कृत है, हिंदी है, मैथ्स है, बहुत सारे लेक्चर पढ़ाए गए हैं इतने सालों में। आप उनसे लेक्चर तो रिकॉर्डेड क्लास हैं, आज भी रिकॉर्डेड क्लास है, तो उसका बेनिफिट रहिए। हम क्या पढ़े थे, पिछले लाइट के बारे में थोड़ा पढ़े थे, हमने एक लेक्चर किया था। आज हम डायग्राम बनाएंगे, अवतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में, दोनों में डायग्राम का रूल हमने सीख लिए थे। और उस पर आधारित दर्पण सूत्र और ये R=2 जो होता है फोकस त्रिज्या में, फोकस दूरी में और वक्रता त्रिज्या में क्या रिलेशन होता है, इसको भी सिद्ध किया जाएगा। आप मेरे साथ नोट्स बनाइएगा, लेकिन पहले चीज़ों को समझेंगे, आराम से नोट्स बनाएंगे, रिवाइज करेंगे। और आखिरी लेक्चर आते थे हम आपका पूरा PYQ जितने क्वेश्चन बैंक है सब कुछ कवर हम लोग करा लेंगे। इसमें मिल के हम लोग करेंगे, अपने तरफ से एफर्ट लगाइएगा। आपको मैं कहता हूँ जब ऑनलाइन भी ऐसे ठीक से पढ़ लेते हैं, स्कूल बराबर जाते हैं, तो मुझे लगता है कि आपको ट्यूशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। शुरू करते हैं आज के इस प्यारे से लेक्चर को। बच्चे हम लोग लेक्चर नंबर 2 बोले थे ऐसे करेंगे, यहाँ तक वो कराया गया था ना। एक बार अपने नोट्स में रिवाइज कर लीजिएगा। और जब भी लेक्चर आप इसको देखते हैं तो पिछले लेक्चर्स को आप जरूर थोड़ा सा नोट्स का रिवाइज कर लेंगे। देखिए दर्पण में आप लोग, चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, दोनों में आप इमेज बनाना, हम लोग 4 रूल याद किए थे, ठीक है। अगर कोई किरण पैरेलल आती है प्रधानक्ष के तो क्या होती थी, फोकस से जा रही थी। अगर दूसरा फोकस से आ रही थी तो पैरेलल हो जा रही थी। 2 रूल है। थर्ड रूल था कि अगर वक्रता केंद्र से गुजर रही थी, C से गुजर रही थी कर्वेचर से, तो उसी रास्ते से लौट जा रही थी। थर्ड रूल था। चौथा रूल था कि अब पोल पर आती है तो पोल पर आती है जितना एंगल से आती है उतना ही एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। आपतित किरण परावर्तित किरण उतना ही कोण बनाएगी जितना कोण यहाँ पर आपतन कोण बना है उतना ही परावर्तन कोण बनेगा। यहाँ पर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन काम करता है, परावर्तन के नियम यहाँ पर काम करते हैं। नोट प्रतिबिंब बनाने के लिए किन्हीं 2 ही नियम का उपयोग कर सकते हैं, तो आपकी इमेज बन जाएगी। 2 रे तो जरूरी है, बिना 2 रे के आप किरण, आप कोई इमेज का फॉर्मेशन नहीं कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन होगा अपने पास कि अवतल दर्पण में अनंत पर स्थित वस्तु के प्रतिबिंब की रचना किरण दूर दर्शाइए। इनसे भी बोर्ड क्वेश्चन बहुत कम ही पूछे हैं हम लोग से, लेकिन फिर भी सिलेबस में है तो पढ़ना तो जरूरी है। CBSE बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अपने बोर्ड्स के लिए, बिहार बोर्ड्स के लिए भी जरूरी होता है। क्योंकि देखिए अगर हम बच्चा जी इमेज बनाना सीख जाते हैं अच्छी तरह से, तो हम बहुत सारे क्वेश्चन फिक्स जो रटने की चीज़ बच्चे समझते हैं, ऐसा नहीं होता है। ये आपका देख रहे हैं दर्पण बाहर से पॉलिश किया है, तो आप जरूर बताइए कनकेव है, गुफा है, क्योंकि जो आने वाले आपतित किरण है इसके परत सतह पर धंसा हुआ है, इसका इधर पड़ने वाली है, तो अवतल दर्पण है। और ये है आपतित किरण, ठीक, ये भी आपतित किरण है। वस्तु यहाँ कहीं अनंत पर है, ये आपका पोल है, ये आपका फोकस है, ये कर्वेचर है। अब जब इनका लेंथ लीजिएगा तो बराबर लीजिएगा, जितना मैं जिसे मैंने अपने यहाँ पर 1 सेंटीमीटर इसको लिया है, तो इसको भी 1 सेंटीमीटर बराबर दूरी पर लेना, क्योंकि आपने पढ़ा था इनकी जो दूरी होती है इसकी दूरी होती है बराबर होती है। इसीलिए F जो होता है, फोकस जो होते हैं, इनका डबल होता है कर्वेचर। आने वाली किरण आई, 2 रे ये इमेज है, इसका प्रतिबिंब बनाना है। 2 चीज़ आपको इसमें जरूरी है। मैं थोड़ा इसका एक इमेज ले लेता हूँ आपके लिए, एक पेंसिल। मैं आपको थोड़ा इसमें दिखाना चाहूँगा। यहाँ लाइट पड़ रहा है तो इसको ऐसा कर दूँ तो लाइट आपको ना दिखे। देखिए मान लीजिए कोई दर्पण है, अवतल ले लीजिए, ठीक है, ऐसा बनाए अपने अवतल दर्पण को, बाहर से पॉलिश है और इसका ये पोल है। तो ये दूरी अगर यहाँ पर लेते हैं तो जितना स्केल से लीजिएगा, और ये 1 सेंटीमीटर दूरी पर रखे फोकस को, तो यहाँ से 2 सेंटीमीटर रखिएगा आप कर्वेचर को, ऐसा कीजिएगा। आपतित किरण मान लीजिए यहाँ पर कोई वस्तु है, तो एक तो यहाँ से आई है मान लीजिए, तो ये क्या है, प्रधानक्ष के समांतर है। प्रधानक्ष के समांतर तो क्या जाएगी वो चीज़, फोकस से जाएगी, आपने रूल पढ़ा था। चल एक तभी तो इमेज बना नहीं, एक ही किरण था, 2 किरण कटना चाहिए। मान लीजिए एक यहाँ पर ये किरण ऐसे आई, तो आप समझ रहे होंगे कि बच्चे ये कट गए, यहाँ पर कटा नहीं है, तो आपतित किरण है। परावर्तित किरण जहाँ पर कटेंगे वहाँ पर बनेगा दर्पण, ये फिर भी पैरेलल है तभी फोकस जाएंगी, तो यहाँ पर दोनों कट गए,
तो इसका बस जो प्रतिबिंब जो बना, इमेज जो बना, फोकस बन गया। कहाँ बन गया? फोकस बन गया। बिंदु साइज क्या है? अब इसका सब कुछ लिखना है तो आराम से लिखेंगे। पहले आप लिखेंगे भाई प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पर है, तो फोकस पर है। प्रतिबिंब का साइज क्या है? बहुत छोटा है। बिंदु साइज क्या है? देखिए बिंदु साइज के प्रतिबिंब यहाँ बना हुआ है, बिंदु साइज के बना हुआ है, ठीक है। और प्रतिबिंब की प्रकृति कैसा है? तो भाई वास्तविक है, उल्टा है। देखिए जितने वास्तविक प्रतिबिंब बनते हैं ये रियल इमेज बना है, क्योंकि रियल किरण से कटा हुआ है। वही ये वास्तविक किरण है, ये भी परावर्तित किरण वास्तविक है, रियल है। तो रियल किरण कटेंगी तो बनता है रियल इमेज, वास्तविक इमेज बनता है। और एक बात याद रखिएगा, वास्तविक इमेज जो बनते हैं, रियल इमेज बनता है, वो इन्वर्टेड होता है, अर्थात उल्टा होता है, ठीक है। बच्चे मैंने इंग्लिश में जानबूझ के इस लेक्चर में नहीं डाला है, बहुत सारे बच्चे को उतना नहीं जम रहा है इंग्लिश में, बहुत से बच्चे डर रहे हैं, लेकिन मैं कुछ बातें आपको समझाई दे रहा हूँ। इसमें रियल और इसको बोलते हैं इन्वर्टेड। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चे? रियल एंड इन्वर्टेड। जो बच्चे मेरे आर से रियल हो जाएगा एंड इन्वर्टेड, आप ऐसे समझ लीजिएगा। चलिए अब पढ़ते हम लोग अवतल दर्पण। अब जो अभी इमेज कहाँ रख, अवतल दर्पण है, इमेज बनाना है, ठीक है सर। ये पोल हो गया, फोकस होकर भी चल गया। हम जो वस्तु रखेंगे इस बार आपको केस दिया रहेगा, वक्रता त्रिज्या से पड़े। ये वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र से पड़े, पड़े मतलब इसके थोड़ा सा कहीं बियॉन्ड पीछे रखना है। ये मान लीजिए कोई वस्तु इस साइज का है, तो किरण ऐसे गई तो क्या ये प्रधान अक्ष है, आने वाली किरण समानांतर है तो फोकस से जाएगी, फोकस से गई, इमेज नहीं बना। अब चाहेंगे आप तो डायरेक्टली आप फोकस पर गुजार सकते थे, यहाँ पर गुजारते तो पैरेलल हो जाती, तो कहीं ना कटती है। लेकिन मैं बोला कोई दो रूल को यूज कर लिए, मैंने कर्वेचर पर गिरा दिया। तो कर्वेचर का रूल क्या होता है? जिस जैसे आई थी वैसे ही चली जाएगी। मान लीजिए ये आपकी आपतित किरण आई ऐसे आ रही थी, परिवर्तन के बाद डायरेक्ट उसी रास्ते से गुजर गई, तो ये आपतित किरण इधर है, ये परिवर्तित किरण इधर है, ये परिवर्तित इधर है, दोनों कहाँ कटी? यहाँ कटी हैं, तो ये यहाँ इमेज बनेगा। तो दिखाइए इमेज, ये बन गया इमेज। लेकिन इमेज क्या बनेगा? उल्टा बनेगा। रियल किरण कटी है, इमेज बनेगा। लेकिन थोड़ा साइज में लेगी तो जितना बड़ा वस्तु है क्या उतना बड़ा इमेज बना है क्या? नहीं, थोड़ा छोटा है, थोड़ा छोटा है ना। अब इसको नेचर लिख देना है तो लिख दीजिए, यह स्पेस नहीं, मैं इधर लिख रहा हूँ। देखिए प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ था? पहले देखिए कहाँ बना है, ये प्रतिबिंब कहाँ बना है? एफ और सी के बीच में। कहाँ बना है? फोकस और कर्वेचर के बीच में, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बना है, ठीक है सर। प्रतिबिंब का साइज क्या है? छोटा है, वस्तु से छोटा है। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है? तो प्रतिबिंब की प्रकृति है, नेचर कैसा है? तो वास्तविक तो है लेकिन उल्टा है। ऐसा ही तीसरा रूल, जब वस्तु क्या है? वक्रता केंद्र पर हो। अब किस बार तो वस्तु यहीं पर सी पर रखना है। तो सी वाला केस मैं आपको समझाता हूँ। सी वाला केस में बच्चे फंसते हैं, तो जितना बार वस्तु होगा ना उतना ही नीचे उसके इमेज बना देने का। देखिए मैं इसको आपको रफली समझाता हूँ। सी वाला केस आप याद रखना है कि आपका इमेज गलती ना बने, और इस डायग्राम को आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। देखिए सी पर कैसे बनाना है आपको। ये आपका हो गया अवतल दर्पण, ठीक है सर। बाहर से पॉलिश है, अच्छी बात है। ये इसका पोल हो गया, इसका मान लीजिए फोकस हो गया। आप ये डिस्टेंस जो लेंगे स्केल से लीजिएगा। चलिए वस्तु कहाँ रखना है? इस बार सी पर रखना है। सी वाला केस अच्छे से रखना। मान लीजिए जितना साइज का वस्तु लिए हैं उतना ही साइज का नीचे भी बना दीजिएगा, और अब मिला दीजिए। पैरेलल हैं तो फोकस से जाएंगी, बहुत अच्छी बात है। ये भी पैरेलल हैं तो फोकस से जाएंगी। इसको फोकस से गुजरिएगा तो देखिए वस्तु और सी पर रखे हैं तो प्रतिबिंब भी सी पर ही बनेगा, उसके नीचे बनेगा। इसको यहाँ से गुजरिएगा, वही बात इसमें समझाना चाह रहे हैं आपको हम। चलिए हो गया। डायग्राम को आपको एकदम डायरेक्टली आपको याद हो जाना चाहिए। डायग्राम पहले कहाँ रखा था अपने? अनंत पर। तो वस्तु कहाँ बना? फोकस कहाँ बना? वस्तु का इमेज का प्रतिबिंब कहाँ बना था? वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बना था? फोकस पर, बिंदु साइज का था। दूसरा केस पर आपने सी से पढ़ रखा था, तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बना था? सी और एफ के बीच बना था। तीसरा आपने सी पर रख दिया तो सी पे ही बन गया। अब रखते हैं हम, यहाँ पर लिख दीजिएगा इसके नेचर। चलिए अब जब वस्तु क्या सी और एफ के बीच में हो, अब देखिए वस्तु आपका जो है, इमेज जो है आपका, वस्तु आपका सी और एफ के बीच में कहीं वस्तु रखना है। तो देखिए एक तो पैरेलल जाएगी तो फोकस से गुजर गई। आप दूसरा चाहें तो आप फोकस से गुजार सकते थे, फोकस से गुजारेंगे ना तो पैरेलल हो जाती, तो कहीं ना कहीं कटेगा ये इमेज कैसे बनेंगे? इमेज आपका बनेगा। चलिए लेकिन मैंने क्या किया, कर्वेचर, ये
एक किरण इधर से गुजारी है, 2 किरण गुजरना है, तो एक मैंने एक गुजारी आपके कर्वेचर से थी, कर्वेचर से ये रहा ये। तो कर्वेचर का नियम क्या है, ये मान लीजिए कि कोई किरण है कर्वेचर से जा रही है, तो कर्वेचर का रूल क्या है, जैसे गई थी वैसे ही लौट जाएंगी। ये किरण और ये किरण प्रवृत्ति कहाँ कट रही है, यहाँ पर कट रही है, इमेज बना यहाँ पर बड़ा बना, वस्तु का प्रतिबिंब क्या बन रहा है बच्चे, बड़ा बन रहा है। आपको दिखा इमेज, हाँ दिखा। अब इसका नेचर लिखना है, तो रियल किरण से बने तो रियल इमेज बना है। कहाँ बना है जी, कहाँ बना है, सी और एफ के बीच में वस्तु रखे हैं यहाँ पर, तो प्रतिबिंब कहाँ बना है, सी से पीछे, सी से पड़े बना है, सी से पीछे बना है। तो वही चीज़ों को लिखना है आपको। प्रतिबिंब की स्थिति सी से पड़े, प्रतिबिंब का साइज तो बड़ा है भाई, और प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक और उल्टा है। 5वां केस, अब पहले हम यहाँ रखे थे वस्तु को, फिर सी से पड़े रखे, फिर सी पर रखे, सी और एफ के बीच में रखे, अब इस बार फोकस पर रखते हैं। अब क्वेश्चन क्या है, वस्तु अवतल दर्पण के फोकस पर हो तो क्या होगा, इमेज कहाँ बनेगा। इमेज दिख रहा है क्या, थोड़ा छोटा कर देते हैं, चलिए। अब फोकस पर रखेंगे तो एक तो भाई अपने क्या किया, पैरेलल गुजारा, तो पैरेलल क्या है, फोकस से जाएगी, ठीक है सर। दूसरा सी तरीके जारी दीजिए, आप देख पा रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं कटेगी, इधर कटेगी, क्योंकि इधर कटने के चांसेस कम है। ये दोनों किरण इधर मिलती हुई मालूम चलती है कि हो सकता है इधर मिल जाए, बहुत हम इसको ऑब्टेन करें, इसको और पीछे तरफ ले जाएं तो कहीं ना कहीं कटेगी, लेकिन कहाँ कटेगी, अनंत पर। कटता हुआ नहीं दिख रही है, लेकिन अनंत पर संभावना है कटने की। तब इसको लिख देना है इमेज का जो भी नेचर है इसका। प्रतिबिंब की स्थिति अनंत पर, प्रतिबिंब का साइज अत्यधिक बड़ा, और प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक और उल्टा। चलिए, जब वस्तु का पी और एफ के बीच में हो, अब वस्तु आपको पी और एफ के बीच में रखना है। छठा केस है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ हर बार इमेज क्या बना था, रियल और इन्वर्टेड, यानी वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा। छठा केस में थोड़ा केस ये अवतल दर्पण के लिए फेमस होता है। क्वेश्चन आपने ये लिख लिया, ये क्वेश्चन आपका। अब डायग्राम बनाना है, तो डायग्राम कैसे बनिएगा, ये आपका पोल हो गया, ये फोकस हो गया, ये कर्वेचर हो गया। मैं इसे बिंदु दिखाता हूँ। सारे डिस्टेंस जितना ही सेंटीमीटर पर लीजिएगा उतना ही इसको भी दूरी पर उतना ही बराबर लीजिएगा। वस्तु आपको रखना है, पोल और के बीच में रख दिया, पैरेलल है, फोकस जाएगी, एक किरण हो गया, ठीक है सर। एक कर्वेचर से गुजार दीजिए, कर्वेचर से। क्या ये दोनों इधर मिलेंगी, नहीं सर, हमको तो इमेज लेना है, तो हम लोग इस बार एज्यूम करेंगे, कल्पना करेंगे, क्योंकि काल्पनिक प्रतिबिंब बनने वाला है, क्योंकि ये रियल किरण करती हुई दिख रही है, ये लगता है फैलते जाएंगी तो कहीं कटेगा नहीं। तो भाई हमको इमेज तो प्राप्त करना है, तो हम पीछे ले जाएंगे, इसको पीछे अपटेन किए, इसको भी पीछे हम लोग किए, तो ये किरण यहाँ पर करती हुई मालूम चल रही है, इसीलिए आभासी प्रतिबिंब हो गया। लेकिन देखो वस्तु इतना छोटा है, इमेज इतना बड़ा है, तो वस्तु का प्रतिबिंब तो बड़ा बना, 2 बार बड़ा प्रतिबिंब। अब इसका नेचर लिखना है, तो नेचर लिख दिए। प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है, दर्पण के पीछे बना है, प्रतिबिंब का साइज बड़ा है, प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है, प्रतिबिंब की प्रकृति है बच्चे आभासी तथा उल्टा, यानी वर्चुअल और इरेक्ट। यहाँ पर सीधा और काल्पनिक बना है, हर बार उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है, रियल और उल्टा। तो रियल जो इमेज होते हैं उल्टा होते हैं, और आभासी प्रतिबिंब सीधा होते हैं, ये इरेक्ट है, सीधा है, वो इन्वर्टेड थे। हो गया, लिख लिए। यही 6 केस था सर। उत्तल दर्पण में 2 ही केस है, 2 ही केस है। एक तो है बच्चे जी उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण से अनंत पर स्थित वस्तु के प्रतिबिंब के लिए किरण खींचिए। वस्तु जो अनंत पर हो, उत्तल दर्पण ऐसा होता है, ये पोल, ये फोकस, ये कर्वेचर। ध्रुव फोकस बिंदु ये फोकस बिंदु है, और वक्रता केंद्र है ये। वस्तु कहीं अनंत पर है, तो 2 रे पहले निकालते हैं। एक ऐसा रे आया, तो देखिए इसका रूल क्या था, ये तो भाई परावर्तित क्या किरण है, समानांतर है प्रधान अक्ष के समान। इसका रूल क्या है कि फोकस से होते जी, तो ये फोकस तो जाएंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर पॉलिश किया हुआ है, तो इसको हम ऐसे मान लेते हैं, ऐसे डॉट 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 डॉट, फोकस को छूती हुई, पड़ती हुई। कोई और किरण आया, मान लीजिए 2 किरण लिए, ये किरण भी आ रही थी, तो इधर पॉलिश है तो नहीं जा पाएंगे, तो मान लीजिए ऐसा कि फोकस को होते हुए परिवर्तित हो गई। ऐसे ही इन लोग का हल हुआ, फोकस को यूज करते हुए ये परिवर्तित हो गई, तो ये किरणें कहीं कट नहीं रही हैं, तो इसमें कैसा प्रतिबिंब बनेगा जी, तो यहाँ भी हम कल्पना करना पड़ेगा। तो वही देख रहे हैं हमने, फोकस वही बन रहा है। तो जब वस्तु अनंत पर हो तो फोकस, वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, फोकस वही बन रहा है, ठीक है, लिख दीजिए। फोकस पर दर्पण के पीछे, देखिए आप चेहरा तो यहाँ देखते हैं, चेहरा यहाँ नहीं बनेगा, आपका प्रतिबिंब यहाँ नहीं बन रहा है, दर्पण से पीछे बन रहा है, लेकिन उसके फोकस पर। प्रतिबिंब की साइज क्या है, अत्यधिक छोटा है। बिंदु की साइज क्या है, प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है, काल्पनिक है, यानी आभासी प्रतिबिंब है, वर्चुअल है और इरेक्ट है। एक और केस है उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण प्रधान अक्ष पर रखे, प्रधान अक्ष यानी पोल पर रखना है। प्रधान अक्ष पर रखे बिंब के लिए किरण आरेख खींचे, प्रतिबिंब की प्रकृति का कार्य स्थान लिखिए। प्रधान अक्ष पर कहीं रख देना है,
एक बार तो वस्तु अनंत पता, तो इसके ये प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पर रखना है। तो इसका किरण रेखा खींचना है, प्रधान अक्ष पर रख दिए हैं, ठीक है। एक तो पैरेलल गई, तो फोकस को यूज करते हुए परिवर्तित हो जाएगी। इधर तो आ नहीं सकती, पॉलिस है ऑलरेडी। एक भाई क्या कीजिए, दूसरा कर्वेचर पर गिरा दीजिए, तो कर्वेचर पर गिराना है। तो कर्वेचर तो यहाँ पर पॉलिश्ड है, तो कर्वेचर को डॉट डॉट दिखाना है, इसको डॉट से दिखाना, डॉट से यूज करते हुए इधर कर्वेचर का रूल क्या है, जिस रास्ते से आई उसी रास्ते से चली जाएगी। तो इसकी इमेज क्या बनता होगा मैम जरा देखिए, ये किरण यहाँ पर करती हूँ मैम, चलिए। तो पी और एफ के बीच में बन रहा है, कहाँ बन रहा है, पोल और फोकस के बीच में बन रहा है। मैं क्या लिखा हूँ, नोट, अवतल दर्पण में जैसे से ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ आता है, इमेज दूर चला जाता है। अच्छा, एक बात अब देख रहे थे, अब इमेज को जितना इधर ला रहे थे, आपकी इमेज उधर उतना ही दूर जा रहा था अवतल दर्पण में। तो एक नोट पॉइंट लिख दिए है, ठीक है सर। चलिए अब कुछ प्रश्न अभ्यास देख लिया जाए। डायग्राम सर क्या करना होगा, आपको 2 बार 3 बार 4 बार इसको बना के प्रैक्टिस करना है। बच्चे पूछते हैं ना सर हमको ड्राइंग बनाना है, बनाइए सब डायग्राम, आपके लिए आपका टाइम ही पास होगा, आपको मजा भी आएगा फिजिक्स में। चलिए सर, उम्मीद करता हूँ बहुत सारे बच्चे जो मेरा प्ले लिस्ट में वीडियो पर आए, इसका क्या बोलते हैं अपना केमिस्ट्री का, आपने उसका नोट्स बना लिया होगा। चलिए ठीक है। अवतल दर्पण के उपयोग को लिखें। तो चलिए, ये क्वेश्चन का उपयोग लिखना है, तो आपके बुक्स भी पढ़े होंगे, तो आपको पेपर में डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, तो आप इसको लिखिएगा। अवतल दर्पण का उपयोग चेहरे को देखने में, मतलब जब भी देखते हैं आप लोग सैलून में जाते होंगे, तो वहाँ पर दर्पण जो लगाता है वो अवतल दर्पण होता है। चलिए सर, तो आप इनको लिखेंगे। दूसरा आप लिख देंगे दंत विशेषज्ञ के रूप में, जितने दांत के डॉक्टर होते हैं, कान के डॉक्टर होते हैं, उन लोग भी ये अवतल दर्पण का उपयोग मरीजों के दांत बड़ा प्रतिबिंब देखने में करते हैं। आपने देखा कि अवतल दर्पण प्रतिबिंब बड़ा बन रहा था और उत्तल दर्पण में छोटा। तीसरा, चलिए पहले सारा पॉइंट पढ़ लेते हैं, सब कुछ तो दिख ही रहा है। तीसरा पॉइंट, अवतल दर्पण का उपयोग टॉर्च, सर्च लाइट, वाहन के अग्रदीप में, हेडलाइट में किया जाता है। हेडलाइट से मतलब जो गाड़ी का अपना लाइट बढ़ता है ना, जिससे बत्ती जलती है हम लोग अंधेरे में, तो उसमें जो उसका जब बल्ब लगा होता है, देखना उसको जो एक सर उसमें एक प्लेट लगा होता है, उसको अवतल दर्पण का ही होता है, ताकि प्रतिबिंब को फैला दे, क्योंकि वो डाइवर्जिंग मिरर है। सॉरी, कन्वर्जिंग मिरर है। एक बार अच्छा बीम प्राप्त करने के लिए उसको किया जाता है, कन्वर्जिंग मिरर है। डाइवर्जिंग तो इसको उत्तल को बोलते हैं। अवतल हो गया। चौथा, रोगियों के कान, नाक, गले इत्यादि की जांच में। और पेपर में 2 उपयोग लिखिएगा। 3 उपयोग पूछेंगे आपसे, तब 3 उपयोग ही लिखिएगा। चलिए अब चलते हैं बच्चा जी हम लोग क्वेश्चन नंबर अगले प्रश्न पर। अवतल दर्पण, ये क्वेश्चन आपसे 2020 में पूछा गया है। अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में क्यों किया जाता है? अच्छा जी, मैंने बोला कि सूर्य से जितने प्रकाश के आने वाली समानांतर किरण है, पैरेलल किरण है, सबको क्या करता है ना बच्चे जी, उनका उसमें विकिरण को फोकस पर अभिसारित कर लेता है। यानी एक बिंदु पर क्या करता है, फोकस बिंदु पर उसको कन्वर्जिंग कर लेता है। अब कन्वर्जिंग करने से क्या होता है कि जितना उसको उसमें चाहिए मिल जाता है, फलस्वरूप तापमान बढ़ जाता है और खाना बनाने में सुविधा होती है। इसके लिए हम लोग उसका उपयोग करते हैं वहाँ पर। फिर अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में, हजामती दर्पण में क्यों किया जाता है, सैलून में क्यों किया जाता है? क्योंकि चेहरे का अवतल दर्पण, क्योंकि चेहरा जो होता है अवतल दर्पण और ध्रुव के बीच तथा फोकस के बीच में रखा जाता है, तो चेहरे का सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनता है, जिससे दाढ़ी बनाने में सुविधा होती है। बड़ा प्रतिबिंब दिखता है, इमेज बड़ा दिखता है, इसीलिए इमेज बनाने में, सैलून में हजामत बनाने में सुविधा मिलती है। उत्तल दर्पण का उपयोग को लिखिए। तो देखिए, उत्तल दर्पण का उपयोग पहले तो भाई स्ट्रीट लाइट के प्रवर्तक रूप में किया जाता है। मोटर, ट्रक, बस, इतने जितने गाड़ी देखते हैं ना, तो देखना जो 2 दर्पण लगा होता है, शीशा, जो हम लोग जैसे बाइक चलाते हैं तो बाइक में देखें 2 शीशा हम लोग लगवाते हैं, ताकि कोई गाड़ी पीछे आ रही है कि नहीं, हम उस चेहरे में उसमें देख लेते हैं। तो साइड मिरर बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, साइड मिरर। तो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछ लेता है कि भाई साइड मिरर में किस दर्पण का उपयोग होता है, तो उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। बहुत बार पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है। आभासी और काल्पनिक छोटा प्रतिबिंब बनाने में इसका उपयोग करते हैं। 3 उपयोग लिखिए, लिख दीजिएगा। चलिए अब हम चलते हैं आपको साइन कन्वेंशन पढ़ाने के लिए। यहाँ से साइन कन्वेंशन समझ जाते हैं तो भाई न्यूमेरिकल बनाने में बहुत सुविधा मिलेगा। सर न्यूमेरिकल आज के लेक्चर में होगा, आज के लेक्चर में नहीं, अगले लेक्चर में हम लोग न्यूमेरिकल भी करेंगे। मान लीजिए दर्पण हो गया, ये भी आपका दर्पण हो गया, ठीक है। देखिए साइन कन्वेंशन समझने से पहले एकदम इजी है। आपने क्लास 9th में हमसे क्या पढ़ा था, हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ये पढ़ा था हम लोग इंद्रसांगी मिति। अच्छा बताइएगा, ये एक्स अक्ष था, ये एक्स अक्ष है, ये वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस। इस बिंदु के हम क्या बोलते थे, मूल बिंदु। इधर के सारे दूरी हम किस में लेते थे, प्लस में। इधर किस में लेते थे, माइनस में। ऊपर के लेते प्लस में, नीचे के लेते थे माइनस में। यही तो है साइन कन्वेंशन और कुछ ही नहीं है सर, यही है। हाँ बिल्कुल यही। देखिए मान लीजिए ये आपका पोल हो गया,
यहाँ पर एक लाइन अपने से एज्यूम कर लीजिए। ठीक, तो इधर क्या होगा, सब धनात्मक, इधर सब क्या होगा ऋणात्मक, ऊपर धनात्मक नीचे ऋणात्मक। अच्छा बताइए दर्पण कौन सा अवतल, इसके फोकस किधर, इधर है, तो इसके फोकस क्या होगा, धनात्मक ऋणात्मक। सर आप बाएं तरफ जा रहे हैं तो ऋणात्मक हो गया। इसकी वक्रता केंद्र ये भी ऋणात्मक। सर इसकी फोकस दूरी ये भी ऋणात्मक, इसकी वक्रता त्रिज्या वो भी ऋणात्मक। अब उत्तल में आइए, यहाँ पर मान लीजिए, ऐसा मान लीजिए, सोच लीजिए, आप ऐसे समझिए, यहाँ रख दीजिए उत्तल दर्पण। उत्तल क्या होता है जी, उत्तल अंदर से, पहले आपको क्या पढ़ना था, अवतल, उत्तल, उत्तल हो गया, उत्तल लेते हैं। चलिए अब ऐसे मैं करके देखता हूँ, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, इसके पोल, ये क्या हो गया फोकस, और ये क्या हो गया कर्वेचर। अब इसे देखिए, इधर सब क्या प्लस में है, इसीलिए उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक, इसकी वक्रता त्रिज्या भी धनात्मक, सब कुछ। तो ये क्वेश्चन तब ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछता है, कई बार, कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, तो धनात्मक होती है। देखिए पोल और फोकस, मुख्य फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। पोल और कर्वेचर के बीच की दूरी यानी वक्रता केंद्र के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। तो ये उत्तल दर्पण में धनात्मक होती है और अवतल में ऋणात्मक होती है। आप डायरेक्टली इसको याद हो गया क्या, बच्चे को याद हो गया, हो गया सर। तो आपके समझिए कि आपके क्वेश्चन को समझिए बच्चे, 1-2 मार्क्स यहाँ से फिक्स हो गया। आप MCQ में क्वेश्चन गलती नहीं करके आएंगे। अब इन चीज़ों को आपको लिख लेना है। इसमें जो HO था, हाइट ऑफ इमेज पढ़ते हैं इसको, हाइट ऑफ इमेज। HI को हम क्या पढ़ते हैं, हाइट ऑफ इमेज, सॉरी HO को पढ़ते हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यानी वस्तु की ऊंचाई। HI कहीं लिखे तो इसको हाइट ऑफ इमेज कहते हैं। और सर HI कहाँ लिखे, लिखिए यहाँ पर लिखें HI, यहाँ पर लिखें ये वस्तु की ऊंचाई है ना, इसको बोलते हैं HO, हाइट ऑफ इमेज। इसके प्रतिबिंब ऐसा कुछ बना है। ठीक, U सर क्या होता है, U होता है वस्तु की दूरी। F क्या होता है सर, फोकल लेंथ यानी फोकस दूरी। और R क्या होते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता त्रिज्या होती है। ठीक है, जो 2F के बराबर होती है, वो दुगना होता है। वक्रता त्रिज्या जो होता है बच्चे फोकस दूरी का दुगना होता है। चलिए अब साइन कन्वेंशन के आपसे पूछता है कि चिन्ह परिपाटी के नियम को लिखिए। तो इसके नियम हम आपको यहाँ पर 4 लिखवा रहे हैं। पहला नियम को सभी दूरियाँ पोल से नापी जाती हैं, ध्रुव से नापी जाती हैं। रूल नंबर 2, आपतित किरण की दिशा में मापी गई सभी दूरियाँ धनात्मक मानी जाती हैं। तीसरा रूल, आपतित किरण की दिशा में के परिवर्तित। सर आपतित किरण क्या होती है, अरे बबुआ जी देखिए, ये आपका हो गया कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण हो गया। तो ये आपका पोल हो गया, ये आपका फोकस हो गया, ये आपका कर्वेचर हो गया। तो ये जितने किरण आ रही हैं इसको किरण क्या बोलते हैं, आपतित किरण बोलते हैं। ठीक, आपतित किरण के विपरीत मापी गई दूरियां ऋणात्मक मानी जाती है। और पी मतलब प्रिंसिपल एक्सिस, प्रधान अक्ष से ऊपर, देखिए ये प्रधान अक्ष है, इससे ऊपर जितना दूरी नापेंगे धनात्मक मापेंगे। आप ही बताइए इसके नीचे वाला क्या होता है, ऋणात्मक होता है। हम ये तो पढ़े, ऊपर वाला धनात्मक और नीचे वाला ऋणात्मक। आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े थे ना, सेम वही चीज़ है, साइन कन्वेंशन और कुछ नहीं है। चिन्ह परिपाटी नियम यही है। चलिए अब से क्वेश्चन पूछ लिया था 2000 पेपर में, कभी डेट नहीं लिखा हूँ, लेकिन क्वेश्चन पूछा गया था, गोलीय दर्पण द्वारा परिवर्तन के लिए नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी को दर्शाइए। यही डायग्राम जो ऊपर था बना दे के आ जाते हैं, आपको नंबर मिल जाता है। तो इसको पहले में इसके हम डायग्राम भी बनाएंगे और इसके बारे में लिख भी देते हैं, क्योंकि ये 5 में क्वेश्चन आया हुआ था। तो पहले कि ये क्या है, तो हमने इसके आंसर में लिखा है कि देखिए पहले इसका आंसर यहाँ से लिखा गया है कि गोलीय दर्पणों द्वारा प्रकाश के परिवर्तन पर करते हैं। गोलीय दर्पणों द्वारा प्रकाश के परिवर्तन पर करते समय प्रकाश के परिवर्तन पर करते समय एक निश्चित परिपाटी का पालन करते हैं। एक निश्चित हम रूल का पालन करते हैं, जिसे नहीं करती चिन्ह परिपाटी कहते हैं। गोलीय दर्पण द्वारा परिवर्तन की नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी निम्नलिखित है। पहला है कि बिंब हमेशा जो उधर समझाया था रूल में वही चीज़ें लिखना है, हमेशा बाईं ओर रखा जाता है। सभी दूरियां पोल से मानकर मापी जाती हैं। मूल बिंदु से दाईं ओर मापी गई सभी दूरियां धनात्मक, और जबकि बाईं ओर माना गया क्या होती है, ऋणात्मक होती हैं। और मुख्य अक्ष के लंबवत इन ऊपर की सभी दूरियां धनात्मक और नीचे मानेंगे तो ऋणात्मक, यही लिख देना है। और जो डायग्राम आप ऊपर बनाए थे आप यही बना दीजिएगा। गोलीय दर्पण पूछा है तब अवतल दर्पण भी बना देंगे तो काम चल जाएगा आपका। ये डायग्राम को बना देना है, ये आपकी किरण की दिशा है। ठीक, तो इसके दाईं ओर, इसके जितने दाईं ओर मानेंगे धनात्मक मानेंगे, इसके जितने बाईं ओर मानेंगे सब ऋणात्मक मानेंगे। ठीक, प्रधान अक्ष ऊपर क्या मानेंगे, पॉजिटिव, और इसके नीचे क्या मानेंगे, नेगेटिव। ये क्या आपका मुख्य अक्ष हो गया। इतना बना के आएंगे तो 5 नंबर मिल जाता था, मिल जाता है इस क्वेश्चन के लिए।
चलिए अब एक क्वेश्चन बनता है ऐसे, दर्पण सूत्र किसे कहते हैं? दर्पण सूत्र मिरर फार्मूला किसे कहते हैं? तो गोलीय दर्पण में ध्रुव यानी ध्रुव को हम ध्रुव से बीम की दूरी u, दर्पण से ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी v और ध्रुव से मुख्य फोकस की दूरी f, इन तीनों राशियों में जब हम संबंध स्थापित करते हैं, देखिए ये क्या होता है, पोल, ये फोकस है, कर्वेचर, इंसिडेंट के बीच की दूरी और इंसिडेंट के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, इन तीनों में संबंध स्थापित करते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं दर्पण सूत्र। क्या बोलते हैं? दर्पण सूत्र, जिसे इस तरह से लिखा जाता है। इसको आप जल्दी से नोट कर लेंगे। चलिए, इसी को बोलते हैं दर्पण सूत्र। देखिए इनके बीच जिसे दर्पण सूत्र द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, इसे 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, ये फार्मूला आपको डायरेक्टली याद रखना है। हो गया? चलो, इसी को हम दर्पण सूत्र कहते हैं, जहाँ u वस्तु दूरी है, जहाँ v प्रतिबिंब की दूरी है और f क्या है, फोकस दूरी है। अब चलिए एक क्वेश्चन यहाँ से और बनता है। अब हम पढ़ेंगे आवर्धन के बारे में। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को, प्रतिबिंब की ऊंचाई यानी हाइट ऑफ इमेज तथा वस्तु की ऊंचाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के अनुपात को यानी इसके रेशियो के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसे हम आवर्धन किसे, आवर्धन क्या होता है भाई? तो एक परिभाषा है किसका, अगर हम वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई को भाग देते हैं यानी उसका अनुपात जो निकालते हैं उसे आवर्धन कहते हैं। इसे m द्वारा सूचित किया जाता है। तो हम इसके लिए फार्मूला लिखते हैं m बराबर हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जो बराबर होता है -v/u के। हाइट ऑफ इमेज किस में होता है आवर्धन अवतल दर्पण में, तो उसमें नेगेटिव लेते हैं -v/u। ठीक है? चलिए अब यह क्वेश्चन जो था इसको देखिए, आपके एनसीईआरटी में तो नहीं दिया है, अवतल दर्पण में इसको सिद्ध करना क्लास 12th में है, लेकिन 10th क्लास में कई बार पूछा जा रहा है। बिहार बोर्ड का रूल अलग है, बाकी बोर्ड्स में नहीं आते हैं, लेकिन सीबीएसई बोर्ड में नहीं आता, लेकिन बिहार बोर्ड में फार्मूला सिद्ध करने के लिए कई बार आ चुका है। इसको सिद्ध कीजिए दर्पण सूत्र को। तो चलिए हम दर्पण सूत्र को सिद्ध करेंगे। हो गया? चलिए, तो इसके सिद्ध करने के लिए मैं आपको बना के लाया हूँ, आपके समय बचाने के लिए समझा देंगे, समझिएगा। तो आपको तो पहले डायग्राम बनाना पड़ेगा ऐसा। हो गया? ठीक है। और चलिए बाहर से पॉलिश है, अवतल दर्पण में सिद्ध करना है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसमें त्रिभुज आपका देखिए, ये कोई मान लीजिए कैसे जब भी सिद्ध करना हो ना, तो ये आपका पोल, फोकस, कर्वेचर, कोई वस्तु रख दीजिएगा सी से परे, समानांतर किरण है तो फोकस जाएगी, और सी पर आई है तो सी से ही लौट जाएगी। तो इमेज कहीं यहाँ पर आना सी और के बीच में। हो गया? अब इसमें सिद्ध करना है फार्मूला को, 1/v प्लस 1/u बराबर जो होता है 1/f के बराबर होता है, सर सिद्ध करना है। तो अब त्रिभुज आइएगा ABC में, त्रिभुज ABC और समरूप त्रिभुज A'-BC में। देखिए त्रिभुज ABC, ये वाला त्रिभुज देख रहे हैं, आपको दिख रहा है त्रिभुज, और A'-B', देखिए A'-B', ये वाला त्रिभुज छोटा वाला और ये वाला दोनों क्या है, समरूप है। सर क्यों हो? देखिए यहाँ पे 90 तो यहाँ पे 90, A 90, ठीक है सर। और ये दोनों क्या है भाई, समकोण है, ये बराबर है आपस में एंगल प्रॉपर्टी से। ठीक है, ये आप कहाँ पढ़ेंगे, आप ट्रायंगल में पढ़ेंगे, क्लास 9th में पढ़े थे अपने, क्लास 10th में ट्रायंगल पढ़ना है। तो जैसे ट्रायंगल पढ़ लेंगे ना, तो ये चीज़ आपको और सिद्ध करना आसान हो जाएगा। फिलहाल इसको आप 2-3 प्रैक्टिस कीजिएगा, अभी आ जाएगा। ये 90, ये 90, ये कोण, तब ये कोण आपस में बराबर होगा। तो जब त्रिभुज के दो कोण बराबर हैं तो त्रिभुज क्या होती हैं, समरूप होती हैं, यानी एंगल ऑफ एंगल से, कोण से ये त्रिभुज ABC और त्रिभुज A'-B', क्या होंगे बच्चे जी, समरूप होंगे। अब समरूप त्रिभुज है तो उसकी हम भुजाएं अनुपात समान अनुपात में बैठती है, यानी जो AB होता है, जो AB है तो A'-B' के बराबर हो जाएगा, और AC वो A'-C के बराबर हो जाएगा। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। चलिए अब आते हैं त्रिभुज, अब आते हैं हम लोग त्रिभुज PMF। देखिए थोड़ा ध्यान से। अच्छा मान लीजिए बच्चे ये जो दर्पण कोई बनता है ये पूरा सीधा होता है, तो मान लीजिए पूरा सीधा होगा कहीं ये, तो क्या ये ट्रायंगल है कि नहीं है? ये ट्रायंगल है ना, है। तो PMF में ये त्रिभुज की बात हो रहा है, और ये त्रिभुज सर्वांग समझ जाएगा, त्रिभुज A'-B', के इस त्रिभुज के भी सर्वांग सम हो जाएगा। सब ये समरूप के चिन्ह है, एंगल प्रॉपर्टी एंगल्स। क्यों? क्योंकि ये P90 तो यहाँ पर A90, ठीक है सर, P90 तो A90। अब चलिए PFC, अब देखिए F के सामने कौन सा इसका कौन बना है, ये F है, तो यहाँ पर A'-B', हम इस त्रिभुज को लिए।
तो ये भी एंगल एंगल प्रॉपर्टी से भी त्रिभुज समरूप है। अब इसमें क्या करना है, देखिए जो पी एम है इसके भुजा में क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश हो जाएगा। और जो पी एफ है वो हो जाएगा ए डैश सी के अनुपात में हो जाएगा। ये लिखने का तरीका है, कोई समरूप तो भी लिखना होता है ऐसे लिखिएगा। देखिए अगर पी एम हो गया तो ए डैश बी डैश के बराबर होगा, और पी एफ जो होगा वो ए डैश सी के बटन में होगा। ऐसा होते हैं ये। अब जब त्रिभुज आपको पढ़ाया जाएगा तो वहाँ पर डिटेल में आपको समझ में आ जाएगा। अभी फिलहाल आसान है, इतना ही खाली प्रॉपर्टी याद रखिए, आपका काम हो जाएगा। अब पी एम बराबर ए बी है, जितना पी एम है उतना ही क्या है, ए डैश बी डैश है। ठीक है सर, सॉरी, उतना ही क्या है, ए बी है। जितना पी एम है उतना ही क्या है, ए बी है। अब दो इक्वेशन आपको मिल गए हैं, दो समीकरण आपको मिल गए हैं। अब चलिएगा और बच्चे कि सिर्फ डायग्राम बनाते हैं ना पेपर में, जब भी सिद्ध करना पूछता है डायग्राम बना देते हैं, साथ आपको 2-3 नंबर मिल जाता है। 1-2 नंबर तो मिल जाएगा स्टेप मार्किंग के लिए। और टोटली क्वेश्चन 6 नंबर का आता है, जब भी सिद्ध करने के लिए आता है 6 नंबर का आता है फिजिक्स का ये सवाल। अब देखिए भाई इक्वेशन 1 और 2, तो हम 1 में देख रहे हैं कि यहाँ भी ए डैश बी डैश ए बी जो है ए डैश बी डैश के बराबर है, सॉरी ए सी, और ये क्या इसमें बराबर मिल रहा है हमको, ए बी है ए डैश बी डैश के बराबर। हाँ, यहाँ भी ए बी ए डैश बी डैश के बराबर है, और इसका दोनों का LHS बराबर है। आप इक्वेशन 1 में देखिए ये वाला पद, और 2 में देखिए ये वाला पद, दोनों बराबर है, तो इसके RHS भी बराबर हो जाएगा। तो RHS में क्या है, इसका RHS में क्या है, AC बटा ए डैश सी, तो AB AC बटा ए डैश सी, और इसका RHS में क्या है, PF, दोनों आपस में बराबर होंगे। हो गया। अब देखिएगा, अब आसानी से आते हैं हम लोग। अब AC जो होता है, AC क्या है सर, AC कैसे निकालेंगे आप, A से C की दूरी कैसे निकालेंगे, A से C की दूरी, तो टोटल हम क्या करेंगे, PA से PC घटा लेंगे। हो गया, समझ गए आप। अब चलिए AC क्या है सर, P से A क्या है P से A क्या है बच्चा जी, U। देखिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा, P से A तक क्या है भाई, वस्तु की दूरी है, तो वस्तु दूरी हम U से लिखते हैं PC। P से C क्या है सर, देखिए यहाँ से तो F, फिर इतना ही F, जितना दूर ये होता है उतना ही दूर ये होता है, तो 2F होता है। आप समझते हैं कि भाई वक्रता त्रिज्या जो होती हैं, वक्रता केंद्र होता है, फोकस दूरी की दुगना होती है, तो 2F हो गया। अब ए डैश सी, AC जो होता है बच्चा जी, AC किसके बराबर है, ए डैश सी के बराबर है। अब हम ए डैश सी निकालते हैं, ए डैश सी हमको निकालना है, ए डैश सी इसकी दूरी निकालना है, ये किसके बराबर होगा, तो ये इसको जब निकालेंगे हम बच्चा जी, तो पूरा में से 2F में से कितना घटा लेंगे, ये वाला PF प्रतिबिंब की दूरी, तो 2F में से घटा लेंगे। ए डैश पी क्या है सर, ए डैश पी क्या है, ए डैश पी क्या है, ये प्रतिबिंब की दूरी है। ये इमेज यहाँ पे बना था ना, इमेज यहाँ बना था, तो ये प्रतिबिंब की दूरी है, तो पूरा फोकस दूरी में से प्रतिबिंब की दूरी घटा लिए। एक बार हम आपको देंगे लिखने का मौका। अब चलिए, अब काम करिए। अब PF देखिए, अब PF बराबर F है, P से F क्या है, तो फोकस दूरी है। ठीक है सर। अब ए डैश F क्या है, ए डैश F कैसे निकालेंगे, आपको ए डैश F निकालना है, ये इसकी दूरी निकालना है, तो ये कैसे निकालेंगे हम, तो देखिए पूरा यहाँ से इतना माइनस कर लेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये आपका प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी को V से लिखते हैं, तो V, और इतना घटाएंगे तो ये क्या फोकस है माइनस है। अब आपका काम हो गया, हम सब कुछ निकाल लिए हैं। अब चलते हैं इक्वेशन 3 से। तो इक्वेशन 3 क्या आपका, ए डैश सी, आपका इक्वेशन 3 ध्यान दीजिएगा इसको, तो ए डैश सी का मान इतना है, AC का मान इतना है। अब चलिए, अब क्या है बच्चे, इसका PF है, PF का मान इतना है, सबका मान रख दिया हूँ। अब क्रॉस गुना कर दीजिए, U में V से तो UV, U में F से तो UF। अब इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 2F में 2F से 2F स्क्वायर, 2F स्क्वायर, हाँ यहाँ पर 2F में से तो 2F स्क्वायर, U में V से तो UV, U में माइनस F से तो माइनस UF। अब माइनस 2F से V में करेंगे तो माइनस 2VF, माइनस 2F में माइनस F से गुना तो माइनस 2 प्लस 2F स्क्वायर हो जाएगा। अभी से करिए, F में 2F से तो 2F स्क्वायर, F में माइनस V से तो माइनस VF, 2F स्क्वायर से 2F स्क्वायर कट जाएगा, क्योंकि ये भी प्लस में, ये प्लस में, इधर माइनस में कटने वाला था, तो बच गया UV UF। अब 2VF को इधर भेजते हैं, तो ये माइनस में VF था, इधर के प्लस में हो गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 2VF में से एक VF घटेगा तो प्लस का VF बचेगा। अब आपको पहले यहाँ से एक बार मिलाइए अपना, आराम से 2-3 बार इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। 6 नंबर का सवाल है, बार बार आता है पेपर में। हो गया। अब ये बचा था ना, अब क्या करना है ना, बस पूरे समीकरण जितने ही बच गए सबको UVF से भाग दे देना है। ये टर्म को याद रखना है कि सबको UVF से भाग देना है, ताकि हमको चाहिए 1/V 1/U 1/F, तो समय UVF से भाग देंगे ना, तो देखिए इसको UVF से भाग दे दिए, इसको भी दिए, इसको भी दिए,
तो यहाँ तो कट गया, UV से UV कट गया, U से भी 1/f बच गया। यहाँ UF से UF कट गया, 1/v बच गया माइनस में। अब F से भी कट गया, 1/v बचा। तो बच गया आपका 1/, यहाँ F बचा, 1/v बचा, यहाँ पर 1/f। हमको सिद्ध करना है दर्पण सूत्र। तो दर्पण सूत्र में क्या होता है, अब देखिए, अब इसको हटा, इसको उधर ले जाइए, सॉरी इसको इधर हटा दीजिए। तो 1/f इधर माइनस में, तो इधर प्लस में हो गया, 1/u प्लस 1/v बच गया। तो इस तरह से आपका दर्पण सूत्र बच्चा जी सिद्ध हो गया। तो हमने दर्पण सूत्र बच्चा जी सिद्ध कर लिया। अब ये उत्तल में पूछ, ज़्यादा तो उत्तल में पूछता है, उत्तल में पूछे तो भी कोई बात नहीं है। चलिए, अब हम चलते हैं आपका 6 नंबर का। मैं इसको 2 बार 3 बार प्रैक्टिस कीजिए, मजा आ जाएगा भाई। 6 नंबर देता है कभी कभी, अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता ही आता है। अब ऐसे ही आपको दर्पण सूत्र सिद्ध करना पड़ता है, भले सॉरी अवतल दर्पण बोल देगा, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध स्थापित कीजिए, ठीक है। तो A बराबर R/2 सिद्ध करने के लिए बोलेगा, या ऐसे कह देगा R का मान निकालेंगे तो R बराबर 2F कहेगा। इसको आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, R यहाँ पर है मान लीजिए, आपसे ऐसे ही पूछ सकता है, 2 और F मल्टीप्लाई कीजिए तो 2F, छोटा F होता है इसमें फोकस दूरी में, क्योंकि फोकस दूरी कम छोटा F लिखते हैं। इनमें संबंध स्थापित करना, ये फार्मूला बार बार बोलता है सिद्ध कीजिए, तो फार्मूला याद होना भी चाहिए और सिद्ध भी करना है। आसानी से पैराग्राम बना दीजिएगा, नो टेंशन। अब कह दीजिए कि MN क्या आपका एक अवतल दर्पण है, ठीक है सर, जिसका ध्रुव P है और C वक्रता त्रिज्या है, और AB से S देखिए, AB क्या है, आपतित किरण है जो परिवर्तन के बाद F से गुजर गई है। ये आपतित किरण है, तो परिवर्तन के बाद F से फोकस से गुजरी है। और सबको पता है कि भाई पायदान के समांतर आने वाली किरण है फोकस। F डायग्राम इतना बनाते हैं, इतना लिखते हैं, तो आपको ये 5 नंबर में जब 6 नंबर क्वेश्चन आता है तो आपको 2-3 नंबर तो मिल ही जाते हैं इतना लिखने के लिए स्टेप मार्किंग में। लेकिन हम पूरा नंबर के लिए जाएंगे बच्चे जी, पूरे नंबर के लिए। चलो, साथ ही C से B को मिला दिया हमने, C से B को डॉट 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 इसको मिला दिया, हो गया। परिवर्तन के नियम से आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर होता है, कोण I और कोण R आपस में बराबर होंगे। अब चलिए, यहाँ पर 2 कोण बना होगा, इस कोण और ये कोण, इसको हम ABC। तो B तो कोण कैसे पकड़ना है, B और C कोण कहाँ बना है, तो B कोण यहाँ बनेगा और C कोण यहाँ बनेगा। ये दोनों कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। और ये कैसे कोण है, अंतःएकांतर कोण है। देखिए ये कोण और ये कोण सामने सामने है ना, तो अंतःएकांतर कोण है ये। तो एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब समद्विबाहु त्रिभुज आइएगा आप, समबाहु त्रिभुज BCF में यहाँ पर एक त्रिभुज दिख रहा है क्या, BCF, ये त्रिभुज में। चलिए, इस त्रिभुज में अगर आएंगे तो CF, समबाहु त्रिभुज 2 भुजा बराबर होते हैं, तो CF और F भी बराबर होंगे। समीकरण एक मान लीजिएगा। अब समझ लीजिए, एक बात कहते हैं बच्चे, मान लीजिए इसमें ना एक चीज़ मानना पड़ता है, जैसे सिद्ध करने वाले ने इसको ऐसा किया है। ये B अगर यहाँ है और ये मान लीजिए P पर आ जाए, ये इस पर आ जाए, ये बहुत निकट हो जाए, यहाँ पर कहीं आ जाए, तो PF से दूरी है, B मान लो यहाँ पर आ गया, तो BF की दूरी आपस में दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है सिद्ध करने में, ये स्टेप का ध्यान रखना है, बाकी हो जाएगा। यदि B बिंदु P के बहुत नज़दीक हो, काफ़ी निकट हो, तो P से F की दूरी, B से F की दूरी, F से B की दूरी बराबर हो जाएगा। समीकरण 1 और 2 से आप जाएंगे तो बराबर कीजिए। समीकरण 1 और 2 में क्या आप देख रहे हैं, दोनों में F भी RHS से बराबर है, तो दोनों के LHS बराबर हो जाएगा, यानी CF और PA बराबर हो जाएंगे। CF क्या बचा जी, PC। CF क्या बचा जी, देख लीजिए, CF, C से F, C से के, सॉरी अब देखिए, अब इसे हम PC निकालते हैं, PC यहाँ से यहाँ तक, PC कितने बराबर है, PC का मान कैसे निकालेंगे, तो PC का मान निकला कैसे बना होगा, PC यहाँ से तक कैसे बना होगा, तो ये बना होगा पूरा PF में और FC जोड़ा गया होगा, यही तो हुआ होगा। PF में FC जुड़ा होगा तो PC बन गया होगा। अब PC का मान निकालना, देखिए PF और CF क्या है, CF किसके बराबर है, CF किसके बराबर है CF जो है FB के बराबर है, CF जो है FB के बराबर है, यह CF आपका PF के बराबर है। तो ये PF तो ये है, CF हमको PF के बराबर लेते हैं, तो CF जो PF के बराबर है। अब देखिए P से F क्या है बच्चा जी, फोकस है, क्या है, फोकस है। यह इसको 2F कहिएगा। अब देखिए 2 का 2, अब PF, P से F की दूरी क्या है, फोकस दूरी है, तो छोटा F लिखिएगा। अब इसको डायग्राम में कर दीजिएगा, आपको नंबर मिल जाएंगे। देखिए
अब मैं समझा रहा हूँ उसे, पी से एफ की दूरी यहाँ से, ये कहलाती है फोकस दूरी, ये दिखाना जरूरी होता है। और यहाँ से देखिए ये कर्वेचर और पोल, इसके बीच की दूरी का बोलते हैं आर। इतना डायग्राम आप करके दिखा दीजिएगा, आपके नंबर पूरे पूरे मिल जाएंगे। तो देखिए पी से सी के तहत त्रिज्या है तो आर लिख दीजिए। पी से एफ की दूरी, पी से देखिए दो पी एफ दो पी एफ दो हो गया। पी से एफ की दूरी क्या है, पी से एफ की दूरी क्या है, फोकस है, क्या है, फोकस है। अब हो गया तो आर बराबर 2f। अब खाली एफ सिद्ध करना है तो दो गुना में तो भाग में चल जाएगा। तो यहाँ भी प्रूफ, यहाँ प्रूफ। अगर ऐसा बोले तो यहाँ पर छोड़ दीजिएगा, ऐसा बोले तो यहाँ पर कर दीजिए। इसको एक दो बार और, इसको एक बार आराम से देखिए, 2-3 बार इसको ट्राई करना है, 2 से 3 बार इसको ट्राई करना है। हो गया, चलिए। अब ऐसा ही उत्तल दर्पण में पूछता है तो सेम चीज़ें हैं, सेम डायग्राम बना के इसको भी आप ट्राई कीजिएगा, कर लेंगे। ये चीज़ आपको बनाना है डायग्राम, ये तो लिखना है। थोड़ा यहाँ समझाने वाला क्या है, देखिए आप उत्तल दर्पण में क्या है, ये तो पॉलिश तो आ नहीं सकते, तो फोकस को यूज करके परिवर्तित हो गई और एक कर्वेचर पर गिराया गया, कर्वेचर पर तो जिस रास्ते से है उसी रास्ते चल गई। तो यहाँ जितना कोण बना होगा ये कोण बराबर होगा। अब देखिए यहाँ पर त्रिभुज बन रहा है, तो इस त्रिभुज में एक नियम है संगत कोण। संगत कोण क्या होते हैं, तो ये देखिए आर का संगत ये हो जाएगा और आई का संगत ये आई हो जाएगा, ये कोण हो जाएगा। तो यहाँ पर आई और ये आर हो गए। इसको शीर्षाभिमुख कोण भी बोलते हैं। इतना आपको लिख देना है दर्पण के बारे में। सिद्ध क्या करना है, a बराबर r/2, इसमें भी करना है। ये तीनों क्वेश्चन में से आपका पेपर जब भी आएगा ना बोर्ड की एग्जाम, आप तीनों में से तीनों क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके जाइएगा। आपके पेपर में अभी बताते हैं, एक क्वेश्चन तो यहाँ से आएगा ही आएगा, हर साल आता है, बहुत 99% आता है। तो इन तीनों क्वेश्चन को ध्यान में करके जाइएगा, आपके लॉन्ग क्वेश्चन तो छूटेगा नहीं। अब प्रूफ करना है, सिद्ध करना है, तो प्रूफ देंगे कोण आई कोण आर के बराबर है। अब त्रिभुज एक एंगल, ये वाला एंगल संगत कोण है और ये दोनों कोण क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। देखिए कोण बी और ए बी, देखिए कहाँ कोण बना है, मैं इस कोण की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर जो कोण बना है और ये कोण बना है, ये शीर्षाभिमुख कोण है। और एंगल बी और एंगल डी बी एन, एंगल ए बी एन, ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये क्या है, संगत कोण है। और डी बी एन और ए बी सी, देखिए हम इस कोण की बात कर रहे हैं, इस कोण की बात कर रहे हैं, डी बी एन, डी बी एन, डी बी एन, ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण सामने सामने है ना, तो इसको संगत कोण बोलते हैं। क्या, सॉरी शीर्षाभिमुख कोण है, ये क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। लिख देना आपको। थोड़ा सा मैथ यूज हुआ है, आपको ट्रायंगल थोड़ा कम समय आएगा। जब ट्रायंगल पढ़ाई होगा ना तो उस दिन आपको चैप्टर बहुत क्लियर हो जाएगा। अभी भी क्लियर है, उसको कुछ खास इसमें रूल नहीं है, जो बताए इस पर काम कीजिएगा। अब समझिए त्रिभुज BFC में चलिएगा, यहाँ पर त्रिभुज बना होगा BFC, इसमें आइएगा तो इसमें दो भुजाएं इसके बराबर होंगी। देखिए इसके संगत ये भुजा ये बराबर होगी और इसके ये बराबर है, ये भुजा तो बराबर होंगे। अब चलिए माना कि बी बिंदु यहाँ भी पी के बहुत नज़दीक है, तो सेम केस वही करना है। यहाँ भी वो दूरी आपस में बराबर हो जाएगी। अब समीकरण देखिए, अब मैंने क्या बोला, जो बिंदु समीकरण 1 2 3 मिला आपको। अब बिंदु एफ जो है पीसी के मध्य बिंदु है, बिंदु एफ जो है ये पीसी के मध्य में, बीच में है। आप सबको जानता है बीचों बीच होता है, बीच में अगर है तो हम ऐसा कहेंगे पी एफ जो बराबर पी एफ बराबर एफ सी है, ठीक है। अब एफ सी जो है बच्चा जी पीसी का आधा हो जाएगा। देखिएगा ध्यान से, जब मध्य में है तो एफ सी जो हो जाएगा पूरा पीसी का आधा नहीं होगा, हो जाएगा सर, तो उसको पीसी का आधा हो गया। मध्य में तो उसको बीच 2 भाग में बांटता है, 2 से भाग दे दिया। पीएफ का पीएफ, एफसी जो है बच्चा जी एफ से सी की दूरी, सॉरी इसमें जो पीएफ है ये पी से एफ क्या है, देखिए मैं दिखाया हूँ। पोल से एफ की दूरी फोकस कहलाती है और पोल से कर्वेचर की दूरी रेडियस कहलाती है, सेंटर पर कर्वेचर ऑफ रेडियस कहलाती है। अब देखिए और पीसी जो है आर के बराबर है, पीसी तो उसके बराबर ये लिख दिया हूँ। अब देखिए इसलिए आपका रिलेशन क्या बना है, पी एफ, तो पी से एफ की दूरी फोकस हो गया और पी सी जो है आर है और 2 का 2, ये तो सिद्ध करना था, ये ऐसा हो गया, हेंस प्रूव्ड। अब इन पर जो भी न्यूमेरिकल बनेगा ना, अगले चाप सिर्फ न्यूमेरिकल कहलाया जाएगा। एक और चीज़ कभी कभी पूछता है कि अवतल दर्पण में व्यंजक को प्राप्त कीजिएगा, तो मैं आपको वो भी चीज़ें दिखा देता हूँ। ऐसे रेयर कैसे, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन कभी कभी मान लीजिए पेपर में आ ही जाए तो क्या कीजिएगा, तो मैं अपने पुराने नोट्स में सेव करूँगा। क्वेश्चन पूछ लेता है कि अवतल दर्पण में आवर्धन का व्यंजक प्राप्त कीजिए। आपके लिए मेहनत किया गया। अगर हमको, चलो ये क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, अवतल दर्पण में आवर्धन का व्यंजक प्राप्त करें, ये हो गया, ठीक है।
आपको एक डायग्राम बना देना होगा, ठीक है। आवर्धन, चलिए तो वही वाला एक शीशे पर रखिएगा तो क्या है, एक आपतित किरण है, प्रवृत्ति कैसे हो गई, एक आप गिरा दीजिएगा पोल पर, ठीक है, और एक गिरा दीजिएगा कर्वेचर पर। कर्वेचर तीनों आप तीनों इसमें प्रॉपर्टी यूज कर देना है। ये डायग्राम बना देंगे, जो इधर लिखा था इसको लिख देना है, इसको लिख देना है। आपको 2 नंबर तो ऐसे मिल जाते हैं, 3 नंबर इतना काम करने के लिए। अब ये चीज़ें थोड़ा देखना पड़ेगा। आकृति में बीपी जो है दर्पण से परिवर्तित होकर पीएक्स दिशा में चली जाती है, थोड़ा लिख देना है। इसमें त्रिभुज एपीबी और त्रिभुज एडएसपी क्या है बच्चे जी, समरूप, इसको समरूप बोलते हैं। ये साइन आप देखते हैं ना, इसको बोलते हैं समरूप। चलो, और इसमें बिंब की ऊंचाई को हाइट ऑफ इमेज बोला, प्रतिबिंब की ऊंचाई को अपने एडेस बीडेस है जो हाइट ऑफ इमेज बोलते हैं। बिंब से पी ए जो दूरी है यू माना, और प्रतिबिंब की दूरी को अपने भी माना। इतना लिखने के बाद आप 2 समीकरण अपने लिए माना था, समीकरण और ये समीकरण आपका 2, सॉरी समीकरण। अब चिन्ह परिपाटी के नियम से समीकरण 1 में उसका मान रखते हैं सबका। समीकरण क्या है, ए डैश बी डैश ए बी पी, अब इन सब का मान रखिए। तो हाइट ऑफ इमेज क्या है, नीचे है तो ये माइनस में होता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऊपर होता है तो प्लस में होता है, और ये वस्तु की दूरी दोनों लेफ्ट साइड में है तो माइनस में गया। अब देखिएगा जैसे तो हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको सॉल्व करेंगे आप, तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस तो दोनों था, ये तो प्लस में हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, दोनों प्लस में हो जाएंगे। लेकिन इसका हमको माइनस इधर चलाएगा, तो हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसका माइनस इधर आ गया, इसमें आ गया। इसको मैं थोड़ा सा अगर मैथमेटिक्स के सॉल्व कर दिखा दूँ आपको तो ऐसा दिखा सकता हूँ। देखिएगा आपने पढ़ा आपका क्या था बीज, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज आवर्धन तो ये होता है ना, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ये तो प्लस में था, ये जो किसके बराबर था, माइनस भी बटा माइनस यू, ये माइनस माइनस प्लस हो गया मान लीजिए, तो आपका क्या बचा, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर यहाँ बच गया आपका भी बटा यू, ऐसा बचा। आपको देखिए ये माइनस में है, लेकिन आपको ये तो माइनस इधर नहीं चाहिए आपको, तो हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये माइनस इधर है तो इधर आके प्लस में हो जाएगा, मतलब ये माइनस इधर आ जाएगा तो माइनस भी बटा यू, ऐसा बन जाता है। तो डायरेक्टली यह लिखा गया तो माइनस कहाँ से आएगा, डरने का नहीं, ये समीकरण पर 2 हो गया। और आवर्धन की परिभाषा से, आवर्धन की परिभाषा क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको समीकरण 3 मानते हैं। अब समीकरण 2 और 3 से, समीकरण 2 और 3 को जब इक्वेट करेंगे तो एम बराबर ये वाला हाइट ऑफ इमेज और ये वाला दोनों के बराबर है तो 1 ले लीजिए और ये माइनस बटे, इसलिए आवर्धन का सूत्र वहाँ तक किए ही थे, वहाँ तक किए ही थे, तो यहीं तक ये करना था हमको। तो ये पुराने नोट्स में कराए आपको, इतना ही करते हैं तो भी अगर 6 नंबर में आता है, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो पिछले 3 था। अब लेक्चर नंबर जो अपना 3 आएगा बच्चा जी, उसमें आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल कराएंगे, और अपना लगता है कि ऐसे PYQ इस पर आधारित कितने प्रश्न अभी तक बिहार पर पूछे हमसे, ये आपको साथ में करा दूंगा। तो मैं देखो अवतरण में आवर्धन ओल्ड नोट से करा दिया ना। अब लेक्चर नंबर 3 यहाँ पर लिखता हूँ, लेक्चर नंबर 3 अपने यहाँ से आएगा। वीडियो कैसा लगा इसको लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।